वेलकम टू आज द स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट सीरीज। जैसे हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम आप बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे जिनके बारे में वो जानना चाहते थे कि कौन सी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन चूज की जाए, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, फंड्स एंड मैनी अदर क्वेरीज। तो आज हम अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए ये सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपकी सारी क्वेरीज आंसर की जाएंगी। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ पैनल में है मिस निधि विज। She has 18+ years experience in overseas education. तो वेलकम मैम, वेलकम टू दी सीरीज। सो हमारे पास हमारे चैनल पे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू दी ओवरसीज एजुकेशन। सो आज मैम हमारे पास यहाँ आए हैं पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस का आंसर देने। तो आइए मैम से लेते हैं हम आज के क्वेश्चंस। मैम, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज इन वेरियस डिफरेंट कंट्रीज। तो बच्चे कब से अपनी प्लानिंग शुरू करें टू अप्लाई फॉर? Thanks for the first question. Welcome. I'm very excited to tell you everything that we know and help you out with all your questions. In terms of when to apply, ideally आप किसी भी कंट्री में जब अप्लाई करते हैं आपको 1 साल पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी एडमिशन्स 1 साल पहले ओपन हो जाती है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टाइमलाइंस। आइडियली 1 साल पहले, ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले शुरू नहीं किया तो जा नहीं सकते। कई बार आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भी करते हैं तो भी आपका एडमिशन मीट हो जाता है, यू आर एबल टू अप्लाई। बट एनीवन हु इज लिसनिंग टू मी, 1 ईयर और 6 मंथ्स मिनिमम आप इससे पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। तो इसमें मैम ऐसे होता है कि अगर हमने सुना है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो वी हैव टू स्टार्ट अ ईयर अहेड, और कुछ अगर हमें पीजी डिप्लोमास या यूजी डिप्लोमास के लिए जाना है तो देयर इज लेस टाइम फ्रेम। सो ये कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है? बिल्कुल, कंट्री टू कंट्री इसलिए मैटर करता है क्योंकि हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यूएस, कनाडा, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो आप एटलीस्ट 1 साल पहले शुरू कीजिए, राइट। कनाडा आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो अगर आप पीजी डिप्लोमास, बैचलर्स डिग्री देखते हैं तो बहुत जल्दी सीट्स फिल हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास मेजरली 3 इंटेक्स होते हैं, जैन, मई एंड सितंबर। क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, इसीलिए आपको बहुत पहले अपना प्लानिंग जो है और एडमिशन्स जो हैं वो शुरू कर लेनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूके, कई बार आप 4-5 महीने पहले, 3 महीने पहले भी शुरू करते हैं तो आपकी एडमिशन्स आराम से हो जाती हैं, ऑफर लेटर्स आ जाती हैं, आप वीज़ा प्रोसेसिंग कर सकते हो। लेकिन जिसने, जैसे मैंने पहले कहा, अगर शुरू करना है तो मिनिमम 6 महीने पहले आप प्लीज़ शुरू कीजिए। लेकिन अगर कोई अभी सोच रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कनाडा का इंटेक है जनवरी इंटेक, ऑस्ट्रेलिया का इंटेक है फरवरी, ऑस्ट्रेलिया का फरवरी 2022 है, तो अभी भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप इन इंटेक्स में जा सकते हैं। So please start your process immediately for the next intake. थैंक यू मैम। और दूसरा हमारा क्वेश्चन संदीप सिंह ने पूछा है फ्रॉम पटियाला। सो हिज क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम बजट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम? सो भूपेंद्र, बिफोर आई गो टू द बजट, मेरे को एक क्विक आंसर, आई वांट टू हेल्प आउट इज, आपको इंटेक्स पता होने चाहिए। जैसे कि यूके, यूएस और कनाडा में जैन एंड सितंबर मेजर इंटेक्स होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अपने अपना प्रिपरेशन शुरू करना है। कनाडा में एक मई इंटेक भी होता है विच इज अ मिड इंटेक। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आप फरवरी और जुलाई आपके मेन इंटेक्स होते हैं, नवंबर एक छोटा इंटेक होता है। तो आपको समझ आती है कि इन महीनों में मेरी एडमिशन्स होती हैं, तो मुझे उससे 6 महीने पहले अपना प्रोसेस शुरू कर लेना चाहिए। Just wanted to say that before. Right, thank you मैम। सो हम बात कर रहे थे बजट्स की। क्या बजट्स रिक्वायर्ड हैं अगर बच्चा प्लान कर रहा है तो उसको कितने फंड्स अपने पास चेक करने पड़ेंगे अवेलेबिलिटी? See, the beauty of international education is कि हर किसी की पॉकेट के हिसाब से आप अपना आप अपना इंस्टीट्यूशन चूज कर सकते हो, राइट। अगर मैं मेन कंट्रीज, मेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज देखूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, कनाडा, यूएस है, मेजरली जहां बच्चे जाते हैं, यू कैन मिनिमम वर्क अराउंड 6-7 lakhs रुपीज पर annum 1 साल के लिए, एंड इट कैन गो एनीवेयर अप टू इवन 20-25 लाख रुपीज पर annum। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जिस तरीके के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और जिस तरीके के इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, आप अपनी बजट के हिसाब से अपना इंस्टीट्यूशन चूज कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी of international education, right? So everyone has an option is what. So मतलब अगर किसी का बजट कम है so still there are the options. Absolutely. Right. So मेरे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चंस जिनका था संदीप, hope you got your answer. तो अभी हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो दैट इज लाइक कि मैम व्हाट आर द मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट्स, और उसमें मतलब और ये वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री?
कंट्री टू कंट्री से ज़्यादा ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती है, राइट? Right. सो इन एवरी कंट्री जब आप टॉप इंस्टीट्यूशंस देखोगे तो उसमें एंट्री क्राइटेरिया, सो लेट्स अज्यूम आप बैचलर्स डिग्री के लिए जाना चाहते हो, यू लुकिंग एट टॉप institution, so anywhere in 85-90% is what you're looking at, but I'm saying just a small number of top institutions, right? Mid institutions, you're looking mid and very very good institutions, you're looking at anywhere with 80%, 70% you get admissions. The thing is that in all the countries we've sent students with 40% as well, 50% as well, 60% as well. So आपका जैसा भी percentage है, इंस्टीट्यूशन वेरी हो जाएगा, किस तरीके से आपको कहाँ एडमिशन मिल रही है वो वेरी हो जाएगा. और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा या इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं मिलेगा. यू नॉट वेस्टिंग योर मनी. दैट इज व्हाट SIEC इज नोन फॉर. क्योंकि हम 500 यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो वी सीन कि हर तरीके का इंस्टीट्यूशन है और हर तरीके का पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स है. तो अगर आपकी कम है, निराश मत हो, यू हैव ऑप्शंस. अगर आपकी मिड है, इट इज़ वेरी गुड. अगर आपकी एक्सेलेंट परसेंटेज है, लेट्स से 85, 80, 90 है, अच्छी चीज़ ये है दैट यू कैन लुक एट स्कॉलरशिप्स. सो स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होती हैं, और अगर आप अच्छी परसेंटेज वाले स्टूडेंट हो, वी डेफिनेटली वुड लाइक टू हेल्प यू गेट गुड स्कॉलरशिप्स एज वेल. सो anyone with any percentage, you have an option. Just clear your exams. That's the main thing. So Right. you have options. Thank you, ma'am. Don't worry. I believe we have heard there are options up to 100% scholarship in Australia also. We've got our students. So we had one of our students who got 100% scholarship for MBA at Flinders University, and we've had a lot of students last year who had got 75% scholarship per year in bachelor's degree at Swinburne University and different universities in Australia. So I've seen Australia, US, UK are really open for scholarships. Canadian universities at bachelor's level have very good options in scholarships. तो कोई है जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देख रहा है, बहुत अच्छी परसेंटेज है, बजट थोड़ा मिड है, तो आप स्कॉलरशिप्स के साथ अब एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और अपना बजट को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो. तो स्कॉलरशिप्स आर वेरी गुड ऑप्शंस टू गो फॉर, स्पेसिफिकली एट बैचलर्स लेवल, एक्सीलेंट स्कॉलरशिप्स एट मास्टर्स लेवल इन ऑस्ट्रेलिया, UK, US, you look at very good scholarships to go for. So that helps. So that means अगर आपकी percentages अच्छी हैं, so there are the options कि आप you can go for the free education kind of in Australia and other countries. Not free, भूपिंदर free करेगा, not free, but at a very good cost. So 100% means there's a big support to the parents also. Obviously, usually हम बात करते हैं कि मेरे 90 plus आ गए और क्या मिला, है ना? So this is we can go for the 100% scholarships. So thanks for this ma'am, wonderful session. और मेरे friends जिनकी और queries हैं और यहाँ उन्होंने इस session में से कुछ queries हैं, तो you can post on this video or you can send us the comments and messages. Stay tuned. Thank you. And before we go, because he's saying stay tuned, so before we go, I want to say that देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, राइट? बट हम लोगों के इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि हर बच्चा अलग रिक्वायरमेंट लेके आता है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो एंट्री क्राइटेरिया हो, मतलब परसेंटेज हो, लोकेशन हो, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है. देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर यू टू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. तो हमारे यहाँ पे एक मेन चीज़ ये होती है कि हम समझते हैं कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड वी ट्राई टू गिव यू एग्जैक्टली दैट. So keep in touch with us for detailed counseling sessions, and we would love to help you to know, to get the institutions that you are looking for. So stay tuned, as Bhupinder said. Thank you, ma'am. अब हमारे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है, जिसमें हमारे एकेडमिक हेड आपको बोनस टिप्स देंगे आइल्स के रिलेटेड. तो चलते हैं आइल्स टिप्स की तरफ. Hi everyone. So today I am going to give you some quick tips which are really going to be helpful when it comes to your IELTS exam preparation. So let's get started. Number one is going to be about the speaking module. You see, as important one-to-one session in IELTS is, I would strongly recommend and advise you people to not just depend completely or entirely on the trainer in order to practice for your IELTS speaking, because it is very important for you to be in a group activity as well. Why so? Because group activities act as a deterrent, or I would rather say breaking the ice kind of activity, which really helps a candidate in building the confidence. So I believe this tip is really going to be helpful if you are not just approaching the IELTS speaking in one way. So next in line is the listening module. So when it comes to the listening module,
it is often believed to be one of the easiest of all the four. My suggestion would be any student who is looking to prepare for the IELTS listening must have an understanding of different accents. Another important strategy, or I would say the approach, is not to just focus on all the 1 to 40 questions which are reported section wise. The student must, after 1 week of class, focus on only those question sets which are giving any student a trouble. For me, I believe it will be MAP and then it will be the MCQs. So if you are struggling with it, trust me, that's the area where you have to focus in first. So next we have is a reading module. Now, I completely understand as a trainer myself that when it comes to the reading module, students do not really like this. Why so? The reason is really clear and apparent, that reading has passages which has more than 300 to 400 academic words. But trust me, once you have the approach right for the reading, because when we talk about the strategies and the approach, it is not just about having that cliched style of orientation wherein you are just told to divide the 3 passages according to 10 minutes, then 20 minutes and then again 30 minutes. Trust me, that's not how it works. Because in brief, if I have to tell you, you will have to divide the whole reading passages and the questions into 2 categories. Number 1 would be the approachable and number 2 is the non-approachable. And by that I mean, if I know that out of 40 questions, these are 10 questions which I find very hard to solve or maybe take on, I would save them for the last moment. So that's a very common and a basic tip which you can follow if you're looking to manage your time and not have that kind of fear when it comes to the IELTS reading. And last we have is the writing module. Now we are not going to get into the details of the difference between the tasks which are reported for GT candidates and for the academic candidates. I am going to jump straight away to the brief points, or say the rubrics, which are very important for any candidate to take into consideration while preparing for IELTS writing. So we have number 1, task response, number 2 is the coherence and cohesion, and number 3 is vocabulary along with grammar. What you have to understand here is, as a person, as an individual who has English as a third language, guys, you cannot have perfection in all the 4 rubrics. Okay, so while you are preparing for it, please sort your skills accordingly, that which one or maybe which 3 or 2 out of the 4 which I just mentioned you can work on and score minimum of 7 bands. So I believe what all I just briefed you about on all the 4 modules, you found it really helpful. And thank you so much for watching. So friends, क्वेश्चंस हो गए, बोनस टिप मिल गई. जिन फ्रेंड्स के क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं और आपके और क्वेश्चंस हैं, तो या तो आप नीचे हमारे नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेजेस कर दीजिए वीडियो के नीचे. विल कम अप विद द आंसर्स एज सून एज पॉसिबल विद द न्यू स्टडी अब्रॉड XIC experts. See you soon. Thank you.